देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 16 के कंसेप्चुअल, तो दो पार्ट डिस्कस कर चुके थे, पहला और दूसरा। थर्ड आप पढ़ो, इफ अ टॉरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर, will the field in the core be slightly greater or less than when the core is empty? क्या कह रहे हैं? जो टॉरॉइड था, ये इसके आंसर्स मैंने लिखे नहीं हैं, कंसेप्चुअल इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने नोट्स में नहीं लिखे हैं 16 के। 17 तो मैंने लिया ही नहीं, अभी आपसे डिस्कस भी नहीं करूंगी। हाँ, अगर हिस्टैरिसिस किसी के सिलेबस में होगा आईएससी या सीबीएसई में, सीबीएसई में से हट ही गया पिछले साल ही, तो इस साल नहीं आएगा सिलेबस में। आईएससी में अगर होगा तो उनसे अलग से डिस्कस करूंगी। तो 16 में उन्होंने कहा है, जैसे आपकी ये टॉरॉइड थी, ठीक, ये टॉरॉइडल कोर थी आपकी, तो वैसे तो एयर कोर होती है, इसके बीच में एयर, लेकिन उन्होंने कहा कि खाली एयर रखें या इसके अंदर बिस्मथ रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो बिस्मथ क्या है? डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक क्या काम करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। तो जब रिपेल करेंगे बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कभी इंक्रीज तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके अंदर एयर रखो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपने इसमें डायामैग्नेटिक रख दी तो डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, बहुत कम होती है, और परमिएबिलिटी भी बहुत कम होती है। जैसे परफेक्टली डायामैग्नेटिक है अगर कोई, तो परफेक्टली डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। तो आपकी म्यू आर की वैल्यू होती है काई एन प्लस 1, तो ये -1 + 1 रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 हो गई। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, अगर कोर आपकी एम्प्टी है तो उसके अंदर एयर है, म्यू नॉट एन आई, ठीक, व्हेन कोर इज एम्प्टी। और जब आपने उसके अंदर बिस्मथ रख दिया तो ये हो गई म्यू आर म्यू नॉट एन आई, और ये वैल्यू परफेक्टली के लिए तो 0 है, और अगर परफेक्ट डायामैग्नेटिक नहीं है तो भी बहुत कम होगी। तो म्यू आर सिंस म्यू आर इज लेस देन 1, तो जो कोर बिस्मथ रखने पे और फ्री स्पेस में, तो ये लेस देन 1 है, समझ रहे हो? तो ये पार्ट इससे छोटा हो गया। तो बिस्मथ का जब कोर रखते हैं तो बिस्मथ क्या, एंटीमनी बिस्मथ, ये दोनों डायामैग्नेटिक हैं, और डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। और ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होना, तो अट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव, रिपेल हो रहा है तो नेगेटिव। जब रिपेल होता है नेगेटिव है तो परमिएबिलिटी माइनस, ये होती है ससेप्टिबिलिटी +1, तो -+1, ये परफेक्टली डायामैग्नेटिक के लिए 1 होती है -1, और परफेक्टली डायामैग्नेटिक के लिए ही रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 हो जाती है। तो बिस्मथ परफेक्टली डायामैग्नेटिक अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही हो गया। और फ्री स्पेस में जब कोर में कोई नहीं रखा आपने मटेरियल, डाया पैरा फेरो, तो एयर थी, तो एयर के लिए ज़्यादा होती। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब बिस्मथ की कोर आप रख दोगे तो मैग्नेटाइजेशन पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन यही था, सी पार्ट, इफ अ टॉरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर, will the field in the core be slightly greater or slightly less? Slightly less, ठीक है? आंसर से पीछे आप टेरी कर लेना बाद में। अब बी पार्ट देखो, is the permeability of a ferromagnetic material independent of magnetic field? If not, is it more or lower or higher fields? देखो डी पार्ट, अब डी पार्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है। फेरो डाया पैरामैग्नेटिक के मैग्नेटिक बिहेवियर को अब आपके में केवल थ्योरेटिकल है कि डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या बिहेवियर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तब क्या है, ठीक है? थ्योरी है बस। पहले इसमें बाउंड्री कंडीशंस आती थी, तो बाउंड्री कंडीशंस लगाई जाती थी कि लोअर फील्ड है तो मैग्नेटिज्म ग्रेटर है, और जब ग्रेटर फील्ड है तो मैग्नेटिज्म लोअर है। तो बाउंड्री कंडीशंस लगा के मैथमेटिकली ये चीज़ें प्रूव होती हैं, जो कई सालों से अब ना आईएससी में है ना सीबीएसई में, समझ रहे हो? तो ये डी पार्ट भाई, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस इनवर्स बिहेवियर होता था। मैंने तो यूपी बोर्ड को पढ़ाया था तो मुझे मालूम है, याद है मुझे, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब भी हमें डाया पैरा फेरो का मैग्नेटिज्म का बिहेवियर पढ़ना होता था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने बढ़ाते चले गए
तो उनका मैग्नेटाइजेशन लोअर फील्ड के लिए बढ़िया आता था या ग्रेटर फील्ड के लिए। तो बाउंड्री कंडीशन से अपोजिट रिलेशन आता था, पैरा के लिए भी और फेरो के लिए। तो फेरो में स्ट्रांगली दिखाई देता है, तो जब लोअर फील्ड लगाते थे तो मैग्नेटिज्म स्मॉलर होता था, हायर होता था, उल्टा लेते थे। लोअर फील्ड के लिए स्मॉलर और स्मॉलर फील्ड के लिए लोअर मैग्नेटाइजेशन, स्मॉलर फील्ड के लिए हायर। कम फील्ड पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा आएगा और ज़्यादा फील्ड के लिए मैग्नेटिज्म कम, और ये अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है ये भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैथमेटिक्स में भी शायद अब बाउंड्री कंडीशंस नहीं है, फिजिक्स से तो खैर बहुत पहले हट गया। तो डी पार्ट का आंसर भाई अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो किसी भी बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक। अब उसके बाद ई पार्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज मोर नियरली नॉर्मल टू द सरफेस of a ferromagnetic at every point. This fact is analogous to the static field lines being normal to the earth's surface. और उन्होंने कहा ऐसा क्यों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर चलती हैं, और ये उन्होंने कहा है कि नियरली इक्वल चलती हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में। तो इसका कारण थोड़ा सा ये है कि परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन पढ़ते थे हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो बहुत कम होती है। कितनी कम? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है कि नहीं, जबकि परमिएबिलिटी म्यू नॉट उससे बहुत ज़्यादा होती है। देखो आपको ध्यान हो, एप्सिलॉन नॉट ये मैथमेटिकली इसका आंसर है, कंसेप्ट इसका नहीं कुछ भी है। ये परमिटिविटी आपकी इतनी होती है 10⁻⁻12, और ये आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया तो Q1 Q2 इधर आ गया। और परमिटिविटी, अगर आप परमिएबिलिटी की बात करो तो ये देखो म्यू नॉट कितना हुआ, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये -12 है और ये -7, तो ये 10⁵ टाइम्स ग्रेटर हो गई कि नहीं। म्यू नॉट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट से 5 टाइम्स ग्रेटर। तो इसका जो जस्टिफिकेशन लिखोगे आप ये लिखोगे कि सिंस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी कंसिडर परमिएबिलिटी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कंसिडर परमिटिविटी, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज वेरी मच लेस देन द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसलिए जब परमिएबिलिटी बहुत कम है तो जैसे वो निकली वैसे ही आगे बढ़ जाएंगी, और परमिएबिलिटी में क्या है, ससेप्टिबिलिटी और आ गई कि फील्ड लाइन को पहले मटेरियल अट्रैक्ट करेगा, तो निकली, अब अट्रैक्ट जिस पोल ने करा उस तरफ टर्न हो गई, और स्ट्रेट लाइन पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये परमिएबिलिटी बहुत कम है। तो इसका कंसेप्चुअल आंसर तो बुक्स में नहीं मिल रहा है, दिया है। अब एनसीईआरटी ने क्या दिया आप देखना पीछे इसमें, ठीक है, लेकिन जो आंसर है इसका वो इनका डिफरेंस के बेसिस पे ही है कि परमिटिविटी बहुत लो होती है, तो फील्ड लाइन जैसे निकली उनके ऊपर एयर की परमिटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो जिस बात पे उसी बात पे चली जाती है। लेकिन परमिएबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई, ठीक है। तो हाई है तो वहाँ उसका जो अट्रैक्टिव बिहेवियर है, ससेप्टिबिलिटी और पास करना, वो सारा डोमिनेट करता है। तो ड्यू टू हाई परमिएबिलिटी they are slightly curved, they have slightly curved track, ठीक है। अब देखो क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में तो परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। अब एक पार्ट उन्होंने और दिया इसका एक पार्ट देखो, would the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample be of the same order of magnitude at the magnetism of a ferromagnetic। उन्होंने क्या आपसे कहा है कि क्या पैरामैग्नेटिक में आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन इतना कम मैग्नेटिक बिहेवियर होता है कि हमें वो नेकेड आई से नहीं दिखता। तो इन्होंने क्या पूछा है कि क्या पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक के इक्वल कभी हो सकता है, तो यस हो सकता है। अगर हम सारी कंडीशंस जो पैरामैग्नेटिक के फेवर में है मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करने की, अगर वो लगा देंगे तो पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर बहुत बढ़ाया जाता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ, ठीक है। तो अब इसका भी आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है।
समझ गए? तो पैरामैग्नेटिक को भी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दें तो पैरामैग्नेटिक भी उतना ही तेजी से अट्रैक्ट होंगे जितना फेरोमैग्नेटिक। तो कंडीशंस बस चेंज करनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, थ्योरी में कुछ कंसेप्चुअल आते हैं बहुत अच्छे पैरा डाया फेरो के, क्योंकि अभी डिस्कस कर लूँ नहीं तो रह जाएंगे। तो देखो, जैसे बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन आया कि उन्होंने ऐसे यूट्यूब, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखे, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ये नोट्स में नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ऐसे उन्होंने एक यू शेप की ट्यूब बनाई, ठीक है, यू ट्यूब, और इसके अंदर उन्होंने एक सैंपल भर दिया, कोई भी सैंपल, और यहां रखा उन्होंने एक पार मैग्नेट इसके पास, ठीक है, एक बार मैग्नेट रखा, ये दोनों में लेवल इक्वल था। अब एक बार मैग्नेट ऐसे रखा बिल्कुल पास, एक नॉर्थ पोल एक साउथ। तो उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे सैंपल ने डायरेक्शन को ऐसे चेंज करना शुरू किया, यानी इधर से धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हुआ सैंपल, और इधर उसका लेवल बढ़ना शुरू हुआ, ठीक, ये सैंपल का लेवल इधर कम हुआ। तो इसका मतलब जो सैंपल इसके अंदर था, मान लो ए सैंपल था, वो क्या था फिर? बताओ, समझे कि नहीं? शायद आपको ने बोला होगा आंसर कि डायामैग्नेटिक, क्योंकि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। तो आपने जब मैग्नेट लगाया, मैग्नेट क्या है? बाहर से आपने लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरा होता तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होता, तो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठता, ठीक, लेकिन और फेरो होता तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता, हो सकता है ओवरफ्लो होने लगता। अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो ऐसे बाहर निकलने लगता है अगर फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हाईली अट्रैक्ट होते हैं। और पैरा क्या करते हैं? पैरा भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पैरा बहुत स्लोली होते हैं। लेकिन डायामैग्नेटिक मैग्नेट से दूर जाते हैं, रिपेल होते हैं। तो मैग्नेट रखते ही ये सैंपल दूर जाना शुरू हो गया, देखो एरो दूर हो रहा है, तो इसका मतलब सैंपल क्या हुआ? डायामैग्नेटिक। तो बात समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आए हैं कंसेप्चुअल। पैरा होता तो एरो उधर होता, स्लाइटली अट्रैक्ट। पैरा में बिहेवियर बहुत स्लाइट अट्रैक्शन का होता है, और फेरो होता तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। बात समझ गए? एक क्वेश्चन और देखो, मैं बताती हूँ कंसेप्चुअल, क्योंकि इस तरह के कंसेप्चुअल आ चुके हैं बोर्ड में। अब उन्होंने क्या किया, ये लिया, इसमें ए सैंपल रखा, कोई सा भी ए, इसमें उन्होंने ऐसे बी रखा, और इसमें उन्होंने थोड़ा और स्टार्टिंग से बनाओ, देखो ये उन्होंने इधर ए रखा, ये, उसके बाद उन्होंने इधर एक बी रखा, ठीक, और एक इधर सी रखा। 3 सैंपल लिए और तीनों को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख दिया, ए बी सी। 3 सैंपल लिए, तीनों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, ये देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ऐसे आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे डाली सब पे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही थी, और इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म बिहेवियर उन्होंने देखने के लिए तीनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाली। तो पहले वाले में उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्लाइटली अट्रैक्ट हुई, और इसमें उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, और इसमें उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास हुई, ठीक। तो ए, बी और सी के बारे में क्या इन्फॉर्म करोगे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है? तो और उन्होंने ये भी कहा था कि ए बी सी के एक एग्जाम्पल भी लिखी है। तो ये क्या हुआ भाई, पैरा हुआ कि नहीं? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि स्लाइटली अट्रैक्ट हुआ, और पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, स्लाइटली अट्रैक्ट हुआ कि नहीं? फील्ड लाइन दूर दूर थी, पास आई। इसमें क्या हुआ भाई,
फील्ड लाइन आ रही और रिपेल हो गई, तो एंटीमनी एग्जाम्पल लिख सकते हो। विस्टन भी होता है डायामैग्नेटिक, ये डाया हुआ, डायामैग्नेटिक। बात समझ गए? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइन रिपेल हुई। आप तीसरा वाले में देखो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट, तो फेरोमैग्नेटिक। तो एग्जाम्पल एक देना था, तो एक में फिर आप आयरन लिख दो, आयरन, निकेल, कोबाल्ट कोई भी लिख सकते हो। और ये एंटीमनी ब्रिस्टल सेट में से भी कोई भी डायमैग्नेटिक, और ये एल्युमिनियम। बात समझ में आ गई? तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन आए, ठीक है, कि फील्ड लाइन बनाओ, ड्रॉ करो और एग्जाम्पल दो एक एक और आइडेंटिफाई करो। समझ गए? डायग्राम को कंप्लीट करना था, एबीसी सैंपल को क्लासिफाई करना था कि वो डाया पैरा फेरो में से क्या है, और उनके एक एक एग्जाम्पल देने थे। समझ लो, एक एक एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखो, तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन खूब आते हैं। डिप एंगल पे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने नोट्स में नहीं लिखवाए थे, तो ये मुझे लग रहा है आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करना, अभी 18, 19, 20, 22, 25 ये क्वेश्चन नहीं करने, एक भी। बस दो क्वेश्चन करने हैं, 21 और 23। जल्दी से पढ़ दो। नहीं, 21, 23 और 24 तीन करने हैं, और इसमें से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों ही आए हुए हैं। 21 भी आया सीबीएसई में, 23 भी, 24 भी। और आईएससी में तो 2 ही साल से एनसीईआरटी पैटर्न उन्होंने लिया है, ठीक है। तो इसलिए आईएससी में क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आ तो रहे, आए तो हैं दोनों साल, पिछले साल भी, इस साल भी। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो एनसीईआरटी के आए हैं, क्योंकि पहले उनका एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था। 2 साल से ही उन्होंने 2019 से काउंसिल ने एनसीईआरटी पैटर्न ही क्वेश्चन पेपर को रखा और एनसीईआरटी को प्रेस्क्राइब्ड बुक भी रेफर किया, ठीक है। और रेफरेंस बुक जितने, देखो न्यूमेरिकल तो ऐसी जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, अभी इसके साथ साथ आप जेईई मेंस और नीट के और एडवांस के करोगे, तो भाई एडवांस के तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। एडवांस का जो आईआईटी का ट्रीटमेंट है फिजिक्स का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैथ्स से पूरी फिजिक्स सॉल्व हो रही है, कंसेप्ट लगा के मैथमेटिकली सॉल्व होती है। और मैथमेटिक्स बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वहाँ आईआईटी का कोई डेरिवेशन नहीं। तो इसलिए उसको तो भाई अभी नहीं आप कर पाओगे। हाँ, जेईई मेंस का लेवल 50%, नीट का लेवल, आपका 12th ही सिलेबस तो यही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल रेफरेंस बुक के और एनसीईआरटी के बढ़िया समझ में आ रहे हैं और कर पा रहे हो, तो जब पहले ये निपटा लो, उसके बाद आप उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल का कि किसका न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़िया है, किसकी और ज़्यादा अच्छी है ना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर फिर से टिक कर लो, 17 में कराऊंगी सर्विसेज अगर सिलेबस में हुई आईएससी के, तो सीबीएसई में से तो हट गई, सीबीएसई को तो करना ही नहीं। और बाकी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के हैं, और कंपास से मेरिडियन प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, ठीक। तो ये अब आप नहीं कर पाओगे, इसमें एक आध लाइन कर पाओगे, एक आध पार्ट डायरेक्शन नहीं बता पाओगे, तो ये छोड़ दो। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लो, ये सिलेबस में भी है और मुझे लग रहा है ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ये भी आया है। 22 नहीं करना फिर आपको, क्योंकि वो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पे है और वो आपके सिलेबस में से हट चुका पहले से। 21 करना है, 24 करना है, 25 क्लासिकल मैकेनिक्स का है। क्लासिकल मैकेनिक्स अब हटा दी गई पूरी, अब क्वांटम आ गई, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप पहले पढ़ जाओ 22 नहीं करना। देखो 21 क्या कह रहा है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स। एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब जैसे बार मैग्नेट आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल 2 मैग्नेटिक फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में है और दोनों के बीच का एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 60 डिग्री पे है दोनों। एंड आउट ऑफ द फील्ड्स and one of the fields has this magnitude, एक फील्ड का वैल्यू दी उन्होंने। If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, तो आपसे ये उन्होंने कहा है what is the magnitude of the other field, ठीक। चल देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था, 21।
17, 18, 19, 20 नहीं करना, फिर 21 करोगे, फिर 22 नहीं करना, फिर 23 सॉल्व करना है और 24 सॉल्व करना है, 25 नहीं करना। ठीक, तो देखो 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन नंबर में उन्होंने क्या कहा आपसे, उन्होंने कहा दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब जैसे मान लो आप डायग्राम बना लो रफली, ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक B1 ले लो और एक B2, और दोनों उन्होंने कहा कि 60 डिग्री पे हैं। ठीक, अब इनके बीच में उन्होंने कहा कि एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो ये भाई मैग्नेटिक डायपोल मान लो, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक, अब इस मैग्नेटिक डायपोल को उन्होंने कहा है कि B1 फील्ड से 15 डिग्री पे विद दिस फील्ड, अगर तो भाई इससे कितने पे हुआ, 45 पे हुआ कि नहीं। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 60 डिग्री एंगल है, और उन्होंने कहा उन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक डायपोल रखा जो पहले मैग्नेटिक फील्ड से 15 डिग्री पे 15 पे, तो दूसरे से 45 हुआ। अब उन्होंने क्या आगे कहा कि अगर ये मैग्नेटिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इधर से जो टॉर्क एक्ट करेगा वो इक्वल एंड अपोजिट इधर से टॉर्क एक्ट करेगा, क्योंकि टॉर्क ही मैग्नेटिक डायपोल को घुमाता है और मैग्नेटिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यानी आपने इधर से शिफ्ट किया, इस फील्ड ने पहले वाले ने, तो दूसरे वाले ने फिर उसको वापस ले आया। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर टॉर्क ने किसी सिस्टम को डिफ्लेक्ट किया तो कोई ना कोई रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डायपोल अपनी ही पोजीशन में रहेगा। तो इट मींस टॉर्क 1 ड्यू टू फर्स्ट फील्ड इज इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू सेकंड फील्ड। अब इसमें क्या दिया, थीटा 60 डिग्री। पहला मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, वो लिखो, इसकी वैल्यू दी है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की, मेरे पास लिखा हुआ है 1.2 into 10 to power minus 2 टेस्ला। थीटा 1 दिया हुआ है 15 डिग्री, थीटा 2 दिया है 45 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, B2। तो सिंस मैग्नेटिक डायपोल is in stable equilibrium, और अगर स्टेबल नहीं है, केवल इक्विलिब्रियम का है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर अनस्टेबल नहीं देते हैं तो टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2। टॉर्क 1 होता है m, मैग्नेटिक डायपोल तो एक ही है तो m लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, V1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू m V2 sin थीटा 2। तो m से m कट गया, अब V2 आपको निकालना था, तो V1 sin थीटा 1, V1 हुआ 1.2 into 10 to power minus 2, sin थीटा 1 हुआ sin 15 डिग्री 15 डिग्री और अपॉन sin 45 डिग्री। तो अब 15 डिग्री की वैल्यू उसमें दी हुई थी जब बोर्ड में आया था, ठीक है, और मैं भी लिख के दे रही हूँ जो वैल्यू है, मैंने मेरे पास भी नोटेड है 1.2 into 10 to power minus 2 into 0.2588 whole divided by 0.7071, और ये नियरली आया है 4.4। ये 1/√2 का सॉल्व दिया हुआ, उन्होंने sin 45 की टेबल में से दे दी थी वैल्यू, दोनों की दी थी, into 10 to the power minus 3 टेस्ला। आगे समझ में आपको क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं। अब जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो इसके बाद वाली वीडियो में मैं करूँगी डिस्कस, और फिर ऑप्टिक्स आपकी तभी स्टार्ट हुई, ऑप्टिक्स की करनी। आगे समझ में, अब हमारा 25 और 24 रहेगा, क्लियर है।